गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आज के लेक्चर में अपना टॉपिक शुरू होता है टैलेंट मैनेजमेंट एंड एक्विजिशन। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि कैसे आप अपनी कंपनी में एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं, यानी न्यू रिफ्रेशर्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनको इंगेज करते हैं, डेवलप करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको रिटेन करने के लिए स्ट्रेटजी मेकिंग करते हैं। तो ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी फ्यूचर और करंट में जो भी नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सके, और हमारा एम्प्लॉय चाहे वो रिफ़्रेशर हो जिसको हम रिक्रूट करने वाले हैं या जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो क्या करें, वो इन सब नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। टैलेंट एक्विजिशन का मतलब होता है राइट पीपल को राइट प्लेस पे विद ऑल द राइट ड्यूटीज़ एंड रोल्स उसको रिटेन किया जाए, सर्वाइव किया जाए, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइवल हो सके। तो हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को ही अपने साथ क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनकी नीड, उनकी स्किल्स को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो राइट प्लेस पे राइट रोल के साथ वर्क कर रहे हो। सो इट इज़ एन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। एचआर के अंदर जो एचआर के अंदर आ रहा है कि वो उसको क्या रिक्वायरमेंट है एचआर के लिए रिक्वायरमेंट है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहे, उनको डेवलप करे, अट्रैक्ट करे न्यू रिफ्रेशर्स को, रिटेन करे, और ऐसे प्रोग्राम्स को डिज़ाइन कराया जाए जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे पास से नहीं जाएं और न्यू रिफ्रेशर्स हमारी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाते रहें। यदि नीड की बात की जाए, क्यों रिक्वायरमेंट है टैलेंट एक्विजिशन की, तो इसमें आता है टू अलाइन द वर्कफोर्स विद द बिजनेस नीड। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, राइट टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ क्या राइट जगह पे राइट प्लेस पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है, और ये आइडेंटिफाई करना है क्या वो अपने वहाँ पे जहाँ पे वो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ वो अपनी राइट स्किल्स को, यानी स्किल्स के थ्रू प्रॉपर काम कर पा रहे हैं। देन दूसरा आता है इंगेज द वर्कफोर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब आपके जो वर्कफोर्स है उनको आपको इस तरह से यूज़ करना है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को प्रोड्यूस करें। अगर वो राइट प्लेस पे काम कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है उस जॉब को काम करने में, तो वो अपना फुल्ली एफर्ट शो करेगा उस काम को करने में, जिसकी वजह से आप हाई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर पाएंगे। हाई प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस करने की वजह से आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो भी आप जो है उसको अचीव कर सकते हैं। देन इफ़ेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट हेल्प इंक्रीजिंग द एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। देखिए, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कैन बी अंडरस्टूड एज कॉग्निटिव, इमोटिव एंड सोशल कंफर्ट दैट इज अचीव्ड बाय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ फेयर पॉलिसीज दैट रेस्पेक्ट एम्प्लॉय सेंटिमेंट। तो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन क्या होगा, यदि आपका एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इमोशनली जुड़ा रहेगा, वो और लोगों के साथ सोशली जुड़ा रहेगा, और वर्किंग करते करते अगर वो फेयर पॉलिसीज़ पूरी कर रहे हैं तो वो अपना इमोशनली अटैचमेंट भी आपके साथ ज्वाइन करके रखेगा। देन टू इफ़ेक्टिव द डेवलप लीडर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन who can use their expertise to help in the growth of economy। टैलेंट मैनेजमेंट इंक्लूड करता है टैलेंट डेवलपमेंट को। इस टैलेंट डेवलपमेंट में क्या मतलब है कि आपके एम्प्लॉय जो हैं फुल्ली टैलेंटेड हो सके, उनके अंदर की स्किल्स को डेवलप किया जा सके। तो डेवलपिंग टैलेंट इसका मतलब इसमें ये नहीं हुआ कि वो टेक्निकली फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो सके, वो इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग हो सके कि वो अपने आप की उनके बिहेवियर में भी चीज़ शो आए कि दे आर टैलेंटेड, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करे। तो ये सारी चीज़ें उनके बिहेवियर में शो होना चाहिए। देन टू इफेक्टिवली बैलेंस डाइवर्सिटी इन द वर्कफोर्स इनेबल द हाईएस्ट पॉसिबल एम्प्लॉय एंगेजमेंट। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो चैलेंजिंग थीम बनी हुई है। हर एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को आजकल इम्प्लीमेंट करना तो चाह रही है, पर इट्स अ चैलेंज। कारण क्या है, देखिए, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस पे काम कराया जाए, डिफरेंट रोल्स और टास्क और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ उनको दी जाए, ताकि वो हर एक सिचुएशन, हर एक एनवायरनमेंट में काम कर सके। अब क्या की जाए
कि अगर ये चीज़ बैकफायर करती है, यानी कि एम्प्लॉय इन सब चीज़ों को करने से, तो मेन उसका टास्क था, अगर वो सफ़र हो गया तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर पाएगी। इसलिए हम टैलेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर इस चीज़ के लिए ज़रूरी ध्यान रखते हैं कि हर वो एम्प्लॉय जो टैलेंटेड है, जिसके अंदर स्किल्स हैं, वो राइट प्लेस पे रह के अपनी राइट स्किल्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करे। ये हमारे लिए नीड है इस टैलेंट मैनेजमेंट पे। उसी प्रकार से हमने टैलेंट मैनेजमेंट को 4 टाइप्स में डाइवर्सिफाइड किया है: बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। देखिए, टैलेंट जो है वो अपने आप में एक यूनिक क्वालिटी है, स्किल्स है, एबिलिटी है। हर एक का टैलेंट दूसरे पर्सन से अलग अलग है। एक पर्सन में एक टैलेंट है तो वही टैलेंट दूसरे पर्सन में होने के चांसेस रेयर है, उसके अंदर कोई अदर टैलेंट होगा। तो अब ज़रूरत क्या है, आप इस टैलेंट को बीइंग एज ए एचआर मैनेजर फाइंड आउट करें कि किस पर्सन में या किस एम्प्लॉय में क्या टैलेंट है। तो हमने यहाँ पे टैलेंट को 4 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया: बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। पहले हम बॉडी की बात करते हैं। बॉडी टैलेंट का मतलब है वो लोग जो फिज़िकली वर्क करना बहुत अच्छा उनको पसंद है, जैसे आपके सिविल इंजीनियर्स, आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये लोग कभी कंसेप्चुअल डिसीजन मेकिंग में इतना अच्छा प्ले पार्ट नहीं कर पाते जितना ये लोग फील्ड वर्क को करना पसंद कर पाते हैं। तो ये हर एक पर्सन का अलग अलग सिचुएशन बेस्ड काम है। तो जिन लोगों को फील्ड वर्क पसंद होता है, यानी फिज़िकली वर्क पसंद होता है, वो बैठ के ऑफिस के अंदर मीटिंग्स अटेंड करके डिसीजन मेकिंग में अपना रोल प्ले नहीं कर पाते। तो ऐसे लोगों का आपको फील्ड जॉब या फिर उनके लिए आपको फिज़िकली वर्क ही ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप उनको रिक्रूट करें। देन इंटेलेक्चुअल माइंड टैलेंट। माइंड जो है इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि ये बाय बर्थ आपको डेवलप होता है। तो हर पर्सन का माइंड एक जैसा नहीं हो सकता। किसी का माइंड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, किसी की माइंड की नॉलेज थोड़ी सी कम होती है। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन से बंदे पर्सन में कौन सा टैलेंट है। तो जो ये माइंड के पर्सन्स होते हैं, जिनका माइंड शार्प होता है या जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, वो बिजनेस, मेडिकल लाइन, लॉयर, टीचिंग, इन जैसे प्रोफेशंस को चूज़ करते हैं। देन हार्ट। हार्ट एक इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करता है। ऐसे लोग क्या होते हैं, वो नॉर्मली दूसरे लोगों के साथ एज ए लाइफ एनर्जी शो करते हैं, यानी दूसरे लोगों के साथ रिलेशनशिप को डेवलप करना पसंद करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करना। और जिनके हार्ट अच्छा होता है, जिनको हार्ट टैलेंटेड लोग होते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, वो लोग टीम लीडर या टीम लीडरशिप में अंदर अच्छा रोल प्ले करते हुए देखे गए हैं। फिर आता है सोल, लास्ट पॉइंट। ह्यूमन बीइंग के अंदर जिनके अंदर स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होता है, उनको हम सोल टैलेंटेड लोग पर्सन्स कहते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब ये है जो कि सेंस समझते हैं चीज़ों का, हर चीज़ को ये सोचते हैं कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं। बेसिकली ये अपने में रहना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और हर चीज़ को स्पिरिचुअल तरीके से देखते हैं, और अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन इनके लिए प्राइम रहता है। तो ये क्या चाहते हैं, पीस, और क्या कह सकते हैं, पीस ही मेन ये लोग इसमें फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई करके देखिए टैलेंट के हिसाब से, तो और उसी प्रकार से अपने एम्प्लॉयज़ को आप रोल प्ले करने के लिए बोलिए। अगर कोई बॉडी वर्क करता है तो उसको वही ड्यूटी होनी चाहिए, कोई माइंड शार्प है तो उसको डिसीजन मेकिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव में डालिए, स्ट्रेटेजी मेकिंग में रखिए। कोई पर्सन का हार्ट अच्छा है तो उनको आप टीम लीडर बना सकते हैं, और कोई पर्सन सोल में है तो आप उनको अलग रोल प्ले दे सकते हैं। देन आता है प्रोसेस। टैलेंट एक्विजिशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, पहला आता है इसका हमने इनबाउंड, दूसरा आउटबाउंड, तीसरा फिल्टरिंग एंड सिलेक्शन, और फोर्थ कन्वर्सेशन एंड ऑनबोर्डिंग, एंड लास्ट इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। पहले बात करते हैं इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग जो है, ये समझ लीजिए ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। इनबाउंड स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम जो न्यू रिफ्रेशर्स हैं या कस्टमर्स हैं या पर्सन्स हैं, उनको अपनी कंपनी में अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, ताकि जब वो किसी जॉब को चूज़ करें, किसी कंपनी को चूज़ करें, तो सबसे पहला नंबर आए वो हमारी कंपनी का है।
तो आजकल जो ये इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग हो रही है, ये मैनी कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। जैसे आप उनसे डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग्स लिखवा सकते हैं, कुछ कैंपेन चालू कर सकते हैं, ताकि जब तक आपका एम्प्लॉय जो रिफ्रेशर पर्सनस हैं या अदर पर्सनस हैं वो आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेते रहेंगे, तो जब भी वो अपने लिए कोई कंपनी चूज़ करेंगे तो सबसे पहले वो आपके पास आएंगे। आपके पास आने का मतलब है आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ आने शुरू हो जाएंगे। तो इनबाउंड का मतलब क्या है? टू अट्रैक्ट बेस्ट टैलेंटेड आउट ऑफ देयर विदाउट एक्टिवली सीइंग देम आउट। उनको बाहर मत देखिए, उनको कोशिश करिए कि वो एम्प्लॉयज़ खुद आपकी कंपनी में आके ज्वाइन करना चाहें। इनबाउंड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? हम एक रिक्रूटमेंट वेबसाइट बना सकते हैं, एनकरेज रेफरल्स कर सकते हैं। ऐसे जो आप पर्सनस हैं वो अलग, जो आपके वेल नोन पर्सनस हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं कि वो ऐसे लोग जो कि टैलेंटेड लगते हैं, नॉलेजेबल हैं, आप उनको हमारी कंपनी का रेफ़र दे सकते हैं कि वो हमारी कंपनी में आके ज्वाइन करें। देन आता है आउटबाउंड। आउटबाउंड मार्केटिंग जो है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी मेकिंग है। आउटबाउंड मार्केटिंग या स्ट्रेटजी का मतलब है यहाँ पे कि जब भी आपके यहाँ पे कोई जॉब क्रिएट होती है तब आप एफर्ट्स करते हैं टू रिक्रूट फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। तो इसके लिए आप सोशल चैनल्स देख सकते हैं। जो लोग सोशल साइट्स पे ज़्यादा रहते हैं, लिंक्डइन की साइट्स आपने नाम सुन रखा होगा, जहाँ पे लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस, अपने आर्टिकल्स डालते हैं, अपने टैलेंट को शो करते हैं, विभिन्न डिफरेंट इश्यूज़ पर लोग डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम नज़र में रखते हैं, अपने टच में रखते हैं, और जब भी हमें कोई लगता है कि हमारे लिए जॉब्स ओपन हो रही है तो हम ऐसे लोगों को सीधा का सीधा सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत सीधा एप्लीकेशन स्टेज पे जाके इनको सिलेक्शन करने का पॉइंट शुरू करते हैं। देन थर्ड आता है आपका फिल्टरिंग एंड सिलेक्शन। इस पॉइंट के अंतर्गत आप सिर्फ उनको हायर नहीं कर रहे, आप उनको क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये लोग आपकी कंपनी को ज्वाइन करें। तो आपने पहले इनबाउंड कर लिया, लोगों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनके माइंड में अपना इंटरेस्ट डेवलप कर दिया। देन आउटबाउंड में जब भी कोई आपकी पोजीशन क्रिएट हुई तो आपने उनको उसके लिए कॉल करके अपने यहाँ क्या किया, इनविटेशन के लिए सीधा उनको इनवाइट कर लिया कि आप हमारे यहाँ पे इनवाइट हैं फॉर एन इंटरव्यू। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप चाहते हैं जिसको आपने इनवाइट किया है उनको आप जाने ना दें, आप उनको अपनी कंपनी में ज्वाइन करवाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेरियस पैरामीटर्स पर उनकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, जैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, स्किल्स के बेसिस पर, पर्सनैलिटी और एथिक्स के बेसिस पर, और क्या वो लोग आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट में फ़िट हो पाएंगे, इस बेसिस पर आप उनको वेरीफाई कर लीजिए। देन फोर्थ पॉइंट आता है कन्वर्शन एंड ऑनबोर्डिंग। फर्स्ट 3 स्टेप्स के बाद हमें क्या करना है, हमें उनको फाइनलाइज करना है किसी भी तरीके से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप उनके साथ सैलरी नेगोशिएशन, बेनिफिट्स एंड अदर एक्सपेक्टेशन पे बात कर सकते हैं, ताकि उस पर्सन को ये लगे कि आप उसको ज्वाइन कराने में इंटरेस्टेड हैं, आप नहीं चाहते कि वो पर्सन आपकी कंपनी को छोड़ के जाए अभी। देन आता है आपका फिफ्थ, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेप माना गया है कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आप ने अगर इन लोगों को अपने हाथ ज्वाइन करा लिया तो आप इनकी कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग और इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते रहिए, और उनसे ये पूछते रहिए कि कैसे उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, और यदि वो पर्सन्स आप यहाँ ज्वाइन करके नहीं गए तो आपने यहाँ पे क्या क्या लैकनेस कर दी है, वो आप अपनी इस प्रीवियस एक्सपीरियंस से आप इसमें सीख सकते हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट और एक्विजिशन का मतलब ये है कि हर कंपनी आजकल अपने यहाँ पे टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना चाहती है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो नॉलेजेबल हैं, स्किलफुल हैं। तो टैलेंट के इस पॉइंट को आप ढंग से पढ़िएगा, समझिएगा,